हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपकी डेली करंट अफेयर की सीरीज़ में ये आपकी 17वीं क्लास है और देखेंगे कौन कौन से एग्ज़ाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है और साथ में उन्हीं चीज़ के लिए हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, अभी जैसा कि हमने आपको पहले भी कई क्वेश्चंस में बताया, मतलब कई क्लासेस में बताया है कि भाई आपका यूपीएसआई का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। यूपीपी की परीक्षा जून में होनी है, ठीक है। यूपीएसआई की परीक्षा मार्च में होनी है। फिर बीच में आपके बीईओ है, फिर बीच में लेखपाल है, जूनियर असिस्टेंट है, तमाम परीक्षाएं होंगी। पीसीएस वगैरह तो दिसंबर में चली गई हैं, तो बट हमें पढ़ते रहना है। तो शुरुआत करते हैं उसी सीरीज में। पहला प्रश्न है, भारत और किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने मदर ऑफ ऑल डील के रूप में चर्चित एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की शामिल की, मतलब किया है? तो आसियान, यूरोपियन यूनियन, एससीओ या जीसीसी। देखिए, यूरोपियन यूनियन के जो अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेयर और इनके साथ में एक निकोलस करके कोई एक व्यक्ति आए थे, मुझे नाम नहीं याद है, अभी मैं देख लेता हूँ क्या है। वो आए थे, तो इन्होंने 26 जनवरी को, ये जो रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट थे भाई ये, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। चीफ गेस्ट कौन था? तो इन्हीं के साथ हम लोगों ने डील करी है, तो इसके बारे में बता देता हूँ। यूरोपियन यूनियन के बारे में, भारत और यूरोपीय संघ के बीच में 18 वर्षों की लंबी बातचीत के बाद ये संपन्न हुआ है। इसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। इसके तहत यूरोपियन यूनियन भारतीय मतलब इंडियन एक्सपोर्ट के 99% से अधिक मूल्य पर शुल्क मुक्त यानी ड्यूटी फ्री एक्सेस, यानी मान लो ये यूरोपियन यूनियन में 27-28 देश आते हैं, इनमें इंडिया को कोई सामान पहुंचा तो इनको यहाँ कोई पैसा नहीं देना है, जिसमें कपड़ा है, परिधान है, चमड़ा है, रत्न है, आभूषण जैसे पे शून्य शुल्क होगा, मतलब जीरो होगा, यहाँ पर ये चीज़ें जाएंगे। भारत ने संवेदनशील जैसे डेयरी, चीनी, अनाज, पोल्ट्री इस समझौते को बाहर रखा है, जिससे घरेलू किसानों की रक्षा की जा सके। इसी पर तो ट्रंप चाहते थे कि इंडिया इन पे समझौता करे। अभी इंडिया की भी डील हुई है यूएस के साथ, जिसपे 18% टैरिफ कर दिया है घटा के 50% से, तो ये देखने वाली बात होगी। तो अभी उस पर भी डिस्कस करेंगे, और हालांकि मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रखा है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, बट मैं बहुत जल्द उसके बारे में भी डिटेल लाऊंगा। यूरोपीय कारों पर आयात शुल्क जो घटाकर 10% किया है, जिसके लिए 2,50,000 यूनिट का वार्षिक कोटा निर्धारित है, यानी इतनी कार आ सकती हैं। समझौते में कार्बन रिपोर्टिंग मानकों को रखने के लिए सीबीएएम टेक्निकल डायलॉग का प्रावधान है। टेक अवे यानी भारतीय यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट द्विपक्षीय व्यापार और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए अब तक की सबसे बड़ा समझौता। तो मेन फीचर्स थे। अब देखो, जिनको कोई मेंस एग्जाम देना है, डिस्क्रिप्टिव देना है भाई, वो यहाँ से कुछ पॉइंट्स उठा सकते हैं। कोई कुछ पॉइंट क्या, मतलब सारे ही पॉइंट उठा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के द्वारा अनुमोदित पीएम सेतु योजना का उद्देश्य क्या है? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पीएम सेतु योजना चलाई है। ये क्या है? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, प्रमोटिंग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है, स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट इन आईटीआईज या डिजिटल लिटरेसी। इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा अपडेट कर चुका हूँ। ये किसकी बात है? आईआईटी कौशल विकास और रोजगार स्किल में। तो महाराष्ट्र कैबिनेट ने आईआईटी में पीएम सेतु योजना के कार्यक्रम को मंजूरी दी है। तो जो युवा होंगे उनमें कौशल विकास को सुधार करना ताकि रोजगार मिले। टेक्निकल एजुकेशन ढांचे को या स्ट्रक्चर को हमें मजबूत बनाना है। अब उद्योगों की वर्तमान मांग के अनुरूप, मतलब यानी कि डिमांड ड्रिवन कह सकते हो, यानी मांग पर आधारित चीज़ें तैयार करना। योजना के तहत आईटीआई केंद्रों में आधुनिक मशीनरी और प्रशिक्षण उपकरणों का प्रावधान किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपके सामने हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। भारत ने सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में किस कंपनी की 2021 की गोपनीयता नीति को आपत्ति जताते हुए मोनोपोली बताया है? यानी कि 2021 में किसी कंपनी की पॉलिसी थी, उन्होंने कहा कि भैया ये हमारी प्राइवेसी के तहत बताना सही नहीं है। तो कह रहे कौन सी कंपनी थी? गूगल, अमेजन, मेटा, व्हाट्सएप या एप्पल? ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या है, मेटा व्हाट्सएप। तो सुप्रीम कोर्ट ने मेटा व्हाट्सएप के खिलाफ भारतीय स्पर्धा आयोग यानी कमीशन ऑन कंपटीशन ऑफ इंडिया करके ऐसे इसका नाम है, तो यहाँ पर अदालत ने कहा कि व्हाट्सएप उपयोगकर्ता को ऑप्ट आउट बाहर निकलने का विकल्प न देकर अपनी बाजार शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। सीसीआई ने पहले व्हाट्सएप को 2021 में गोपनीयता नीति को डेटा संग्रह और अनुचित भेदभावपूर्ण बताया था। क्लियर, मतलब डेटा जो साझा किया जा रहा है या और इस पे जो प्रोविज़न है तो उसको लेकर हुआ था। तो ये याद रखना, मेटा फेसबुक, मेटा व्हाट्सएप, ये सब उनकी पेरेंट कंपनी है मेटा। क्लियर, चलिए भारत में वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने किस देश की 4 दिवसीय यात्रा करी है? पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? अनिल सिंह जी हैं। ठीक है, अनिल चौहान। ठीक है,
ये इनका नाम याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं, रूस गए, फ्रांस गए, अर्मेनिया गए, वियतनाम गए, कहाँ पर गए, ठीक है। तो ये कहाँ गए हैं, अर्मेनिया। तो भारतीय CDS की रक्षा यात्रा द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य थी। इसमें पिनाका रॉकेट सिस्टम का खरीदार मतलब बनकर उभरा है, अर्मेनिया ने लिया है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच में कह सकते हो कि सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर चर्चा करी गई है। यह दौरा जो है दक्षिण काकेशस एक पर्वत है जो एशिया और यूरोप को अलग भी करता है। हालांकि अलग तो यूराल भी करता है, पर ये भी करेगा, ठीक है। अर्मेनिया के साथ भारत के संबंध तुर्की, पाकिस्तान, अजरबैजान, धुरी के मुकाबले रणनीतिक संतुलन बनाने में मदद करेंगे। देखिए, इन तीनों देशों से हम लोग के संबंध सही नहीं है। ये सब तीनों देश POK वाले मुद्दे बोलते हैं। टर्की ने ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान की मदद करी थी, तो इनसे हमारे कोई बहुत अच्छे संबंध नहीं है। अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार बायोफार्मा शक्ति योजना के लिए 5 वर्षों में कितनी राशि आवंटित की गई है। मैं बजट पर भी एक शॉर्ट वीडियो लाऊंगा, बट अभी के लिए हम इसको समझते हैं। बायोफार्मा शक्ति के लिए कितने पैसा अलॉट किया गया है, तो 10,000 करोड़ किया गया है। बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स के लिए वैश्विक हब बनाया गया है। अभी थोड़ा साइंटिफिक टर्म है, आपको फिलहाल ये बायोफार्मास्यूटिकल यानी दवाई वाई का थोड़ा ध्यान रखना है, क्लियर। बाकी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर जानकारी बिल्कुल ले सकते हैं, बहुत ज़रूरी है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना ने गणतंत्र दिवस परेड के दौरान पारंपरिक प्रतीक के नाम पर एक विशेष फॉर्मेशन का प्रदर्शन किया है। अब ये कौन सा फॉर्मेशन था, चक्र फॉर्मेशन है, सिंदूर फॉर्मेशन है, त्रिशूल है, कमल है, इनमें से ऐसा कौन सा था। देखो, गणतंत्र दिवस परेड पे उर्सुला वॉन डेयर आई थी, ये याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। तो सिंदूर फॉर्मेशन यानी इस फॉर्मेशन में राफेल और सुखोई 30 जैसे उन्नत लड़ाकू विमान हिस्सा थे। सटीक हमला करने की क्षमता और नई सैन्य विचारधारा को प्रदर्शित करना, ठीक है। फॉर्मेशन का नाम भारतीय संस्कृति के पारंपरिक प्रतीक सिंदूर से प्रेरित होकर जो शक्ति और शुभता का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। गणतंत्र दिवस पर फ्लाई पास्ट ने वायु रक्षा और सटीक प्रहार की ओर भारत के बदले सिद्धांत को रेखांकित किया। आप मन में आएगा ये सिंदूर ही क्यों शब्द सुना था। आपको पता होगा जब पहलगाम अटैक हुआ था तो जो वहाँ से आतंकी आए थे उन्होंने सिर्फ हिंदू पर्सन को टारगेट किया था। जो महिलाएं गई थी अपने हस्बैंड के साथ, तो उन्होंने कहा कि भाई ये मतलब ये हिंदू होंगे तो मारेंगे, मुस्लिम होंगे तो नहीं मारेंगे, ये उन लोगों की सोच थी। तो फिर उन्होंने मारा था। तो क्योंकि इंडियन कह सकते हो या फिर हिंदू मैथोडोलॉजी में भाई सिंदूर का बहुत महत्व है, ठीक है। तो जो स्त्रियाँ होते अपने पति जब तक उनके जीवित रहते वो सिंदूर वगैरह लगाती, तो उन्हीं के सिंबॉलिक उनको सम्मान, उनको एक ऐसा रिवेंज है ना, उस चीज़ के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। हाल ही में समाचारों में रहा बौद्ध डायमंड ट्रायंगल। बौद्ध डायमंड ट्रायंगल किस राज्य में है जिसे यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। बिहार, उड़ीसा, यूपी, एमपी। बिहार, उड़ीसा, यूपी, एमपी। देखो भैया, एमपी तो कतई नहीं हो सकता। उड़ीसा के रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी, इनको डायमंड ट्रायंगल कहते हैं। इसका संबंध वज्रयान एजोरेटिक बौद्ध धर्म शाखा से संबंधित है। ललितगिरी को प्राचीन आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है जहां भगवान बुद्ध के अवशेष मिले हैं। यूनेस्को धरोहर में इसको टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया, अगर बाद में परमानेंट होना होगा तो ऐड भी हो जाएगा या और जो भी डिसीजन होगा, क्लियर। अब डायमंड ट्रायंगल जो है यूनेस्को की सूची में आना उड़ीसा के प्राचीन बौद्ध इतिहास के वैश्विक महत्व को यहाँ पर स्वीकार करता है, यानी कि हाँ भाई पास्ट में बौद्ध धर्म से संबंधित चीज़ें इंपॉर्टेंट रही हैं जिनको प्रेजेंट टाइम में प्रोटेक्ट किए जाने की ज़रूरत है। अगला है, यहाँ पर लिखा है जन केंद्रित न्याय पोर्टल डिस्प्लेड एट द परेड एम्स टू रिड्यूस द कोर डिपेंडेंसी ऑन द टू हाउ मैनी ईयर्स। यानी कि परेड में प्रदर्शित जन केंद्रित न्याय पोर्टल का लक्ष्य अदालत में लंबित मामलों को कितने वर्ष तक कम करना है, 10 वर्ष के, 5 वर्ष के, 1 साल के या 3 साल के। तो यहाँ पर आप देखिए कितना कम करना है, यहाँ पर 3 साल के भीतर, बस सिंपल सा है। अगला प्रश्न, 23 वर्ष की आयु में पद्मश्री से सम्मानित होने वाले सबसे युवा पैरा एथलीट कौन से हैं। सुमित कुमार अंतिल, प्रवीण कुमार, अवनी लखेरा या कृष्णा नागर, इनमें से किसे पद्मश्री मिला है। देखो भैया, भारत रत्न होता है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, फिर आता है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो ये बात हो रही है पद्मश्री, क्लियर। तो इसमें जो दिया गया है वो किसको दिया गया है, प्रवीण कुमार को दिया गया है। तो ये जेवर उत्तर प्रदेश, ये नोएडा के पास में पड़ता है, ये वहाँ के रहने वाले हैं। तो प्रवीण कुमार को खेलों में विशिष्ट सेवा के लिए सम्मान दिया गया है,
ठीक है। अपनी कम आयु के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीतकर देश का नाम ऊंचा किया है और टोक्यो पैरालंपिक और एशिया पैरालंपिक में पदक विजेता रहे हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय मंत्रालय ने स्किलिंग फॉर एआई रेडिनेस यानी SOAR कार्यक्रम शुरू किया? विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द स्किलिंग फॉर एआई रेडिनेस प्रोग्राम? शिक्षा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय, कौशल विकास, उद्यमिता और विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय। क्लियर। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। ठीक है, बस इतना जानकारी इसके लिए बहुत है, क्योंकि देखिए PPT इस हिसाब से बनते हैं जिससे कि आपको कई चीज़ें किसी किसी क्वेश्चन में ज़्यादा बताना होता है। हाल ही में पुणे में किस दुर्लभ बीमारी के मामलों में वृद्धि देखी गई है जिसे महाराष्ट्र में पहली मौत दर्ज करी गई है? ठीक है, तो दुर्लभ बीमारी यहाँ पर बात करी जा रही है निपाह वायरस, गुइलेन बैरे सिंड्रोम, मंकी पॉक्स, लेप्टोस्पायरोसिस। इनमें से कौन सी बीमारी है जिसको मतलब महाराष्ट्र में मौत इससे हुई है? तो गुइलेन बैरो सिंड्रोम। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो गुइलेन बैरो सिंड्रोम क्या है? ये एक ऑटो इम्यून विकार है जिससे शरीर में इम्यूनिटी प्रणाली पर मतलब इम्यूनिटी खत्म होती है। तो इसमें महाराष्ट्र में ज़्यादा हुआ है। क्लियर है। जैसे मांसपेशियों में कमजोरी, एक कैसे तो सेंसेशन, धीरे धीरे पैरालिसिस जा सकती है, उसी के लिए यहाँ पर मतलब अब ये चीज़ जब चर्चा में है तो उसके लिए जो भी टीके हो सकते हैं, जो भी दवा हो सकती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए प्रयास कर रही है। अगला है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी ग्लोबल कॉपरेशन बैरोमीटर 2026 के अकॉर्डिंग किन क्षेत्रों में सहयोग में सबसे अधिक गिरावट देखी गई है? स्वास्थ्य और कल्याण, नवाचार और प्रौद्योगिकी, बहुपक्षवाद और व्यापार, शांति और सुरक्षा। ग्लोबल कॉपरेशन बैरोमीटर किन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा गिरावट देखी गई है? तो मल्टीलेटरिज्म एंड ट्रेड, व्यापार में गिरावट देखी गई। देखिए ग्लोबल FDI में 11% की कमी है। भाई साहब ट्रंप ने इतना टैक्स मार रखा है कि इंडिया में अगर कोई सामान आके बनाएगा और वो सोचेगा लाओ पड़ोसी मुल्कों में बेच दें, अमेरिका में बेच दें, तो यहाँ पर भी महंगा ही पड़ जाएगा। इस वजह से लोगों ने कम किया है, बट अभी डील हो गई है तो मोस्ट प्रॉब्ली अब चीज़ें सुधार आ जाए। ठीक है। बायोफार्मा शक्ति किस देश की बायोफार्मुलिसिस वैश्विक केंद्र बनने में एक पहल है? अभी मैंने इस पर ऊपर डिस्कस किया था। क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंडिया। बजट में इसको घोषणा करी गई है। ठीक है। घरेलू दवा को उच्च मूल्य वाले वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सोचो अगर इंडिया में ही मेडिसिन पूरी बनने लगे तो हम दूसरे देशों जो मंगवाते हैं उनमें पैसा कम देना पड़ेगा, हम अपने देश में अपनी इंडिजिनस बनाएंगे। ठीक है। तो और समय से अवेलेबल भी होंगी। दूसरे देशों से कभी भी ट्रंप जैसे लोग कुछ रोक लगाकर कोई भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगला है 20वें इंडिया डिजिटल समिट का आयोजन किस देश में किया गया है? सॉरी किस शहर में? नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद। नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद। 20वें इंडिया डिजिटल समिट का जो है वो बेंगलुरु में किया गया है। बेंगलुरु में कहाँ गया है? लीला भारती में किया गया है, कोई जगह होगी वहीं पर किया गया है। अगला प्रश्न है ICC के पुरस्कार विजेता को हाल ही में पुणे ग्रैंड टूर 2026 का गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ICC के पुरस्कार विजेता हाल ही में पुणे ग्रैंड टूर में रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और MS धोनी और विराट कोहली, इनमें से किसे बनाया गया है? तो ये MS धोनी को बनाया गया है। भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग रोड रेस जो है पुणे ग्रैंड टूर 2026 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है। आगे केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे ITBP का प्रमुख बनाया है? शत्रुजीत सिंह, प्रवीण कुमार, ज्ञानेंद्र प्रताप, राकेश अग्रवाल। इनमें से कौन ITBP के चीफ हैं? तो ये हैं कौन? शत्रुजीत सिंह हैं यहाँ पर, शत्रुजीत सिंह कपूर। इनको ITBP के डायरेक्टर जनरल बनाया गया है और ये चीन के साथ LAC की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालती है। ठीक है। तो जैसे ये अपना प्यारा भारत है ऐसे, है ना। तो ये होता है POK, ये होता है COK। तो चाइना की तरफ LAC लगती है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और ये है लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान के साथ। तो यहीं पर ITBP काम करती है और यहीं पर इनको महानिदेशक बनाया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है भारतीय रक्षा मंत्रालय को बजट 2026-27 में कुल कितनी राशि आवंटित यहाँ पर प्राप्त हुआ है, जो पिछले बजट से 15.9% यहाँ पर अधिक है? आपको बताना है भारतीय रक्षा मंत्रालय को बजट में तो डिफेंस को कितना दिया गया है। देखिए डिफेंस को जो पैसा दिया जा रहा है इस समय काफ़ी बढ़ा के दिया गया, पिछली बार से 15%। तो कितना बढ़ा है वो देखना है। 7.85 लाख करोड़ बढ़ा है। रक्षा मंत्रालय का ये अब तक के सबसे बड़ा बजट भी है, ये भी याद रखिएगा। क्लियर।
और केंद्रीय बजट का लगभग 14.67% आवंटित किया गया है। अलग अलग देखिए स्कीम के लिए, शिक्षा के लिए, हेल्थ के लिए अलग अलग जारी किया जाता है, आपको उसी में याद रखना है। क्लियर है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश में पहला मेनोपॉज क्लिनिक शुरू करने की घोषणा करी है? केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो मेनोपॉज क्लिनिक की जो बात हो रही है महाराष्ट्र में किया है। अब देखो ऐसा है क्या, ये हम पूरा डिस्कस करते हैं मुद्दा, ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं कि भाई महाराष्ट्र में मेनोपॉज के दौरान महिलाओं को समग्र और सुलभ सेवा। देखो ऐसा है ना कि अगर स्कूल कॉलेज के अंदर जहाँ पर जो गर्ल्स वॉशरूम है, अगर वहाँ पर सैनिटरी नैपकिन वगैरह का सुविधा हो, है ना, इस तरह की अगर चीज़ें होंगी तो महिलाओं को स्कूल जाने में आसानी होगी, वो बिना गैप के जा सकती हैं, ठीक है। इनकी महिलाओं के शारीरिक और हार्मोनल और मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करेगी, ठीक है। देखिए बहुत सारे लोगों को जब सुविधा नहीं मिलती तो लोग क्या करते हैं कि स्कूल को स्किप कर देते हैं, तो ऐसी नौबत ना आए, इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा प्रयास किया है, ठीक है। अगला, ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में भारत ने हाल ही में किस देश, पड़ोसी देश के दावों को झूठा और स्वार्थी बताकर खारिज कर दिया? सिंपल सी बात है, वन एंड ओनली पाकिस्तान। भाई प्रोपेगेंडा के अलावा इन लोगों ने कुछ किया है? ठीक है, कि कितने लोग मरे, क्या था, ये सब चीज़ें इन लोगों ने, क्योंकि इंडिया का विजन क्लियर था, ठीक है, और वो आप सबके सामने है पब्लिक डोमेन में। अगला है, हाल ही में किस देश ने 4B मूवमेंट के कारण वैश्विक चर्चा बटोरी है, जो पितृसत्ता के खिलाफ महिलाओं को एक नारीवादी प्रतिरोध ढांचा है? 4B मूवमेंट क्या है? मतलब ये पितृसत्ता समाज के खिलाफ एक महिलाओं की एक कह सकते हो किया गया आंदोलन है, तो वही आपसे पूछा जा रहा है। जापान, कोरिया, ईरान, जर्मनी। कहाँ पर? दक्षिण कोरिया में। 4B का अर्थ है कोई विवाह नहीं, कोई प्रसव नहीं, कोई डेटिंग नहीं, कोई यौन संबंध नहीं, नो मैरिज, नो चाइल्ड, नो डेटिंग, नो सेक्स। इस आंदोलन से दक्षिण कोरिया में बढ़ते लिंग आधारित भेदभाव और स्त्री द्वेष के विरोध के रूप में जो उभरा है, ठीक है। तो जो महिलाओं के प्रति द्वेष रखते हैं उसका विरोध करना है, और जो सेक्स बेस्ड विरोध होता है या भेदभाव होता है उसको दूर करना है। अगला, व्हाट इज भैरो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन आर्मी रिपब्लिक डे डिस्प्ले? देखिए इस बार रिपब्लिक डे से संबंधित कई चीज़ें डेवलपमेंट किए गए हैं, और वो आपसे पूछा जा सकता है। बी रेडी फॉर सच टाइप क्वेश्चंस। अगर आप उसको नहीं प्रिपेयर करते हो तो भाई आपको दिक्कत होने वाली है। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर क्या है भाई, भैरवा क्या है? तो भैरव एक 4 पैरों वाला रोबोट है जो सियाचिन जैसे दुर्गम इलाकों में सैनिकों के लिए राशन और गोला बारूद ले जा सकता है, या अत्यधिक ठंड में भी काम करने में सक्षम है। विच मिनिस्ट्री वन द बेस्ट टैब्लो अवार्ड? यानी जो झांकी होती है वो कौन से मंत्रालय की यहाँ पर सबसे बेस्ट रही है? संस्कृति, रक्षा, गृह और जल मंत्रालय। इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री की रही है? तो यहाँ पर जो है संस्कृति मंत्रालय की झांकी जो थी वंदे भारत के 150 वर्ष और उसकी भव्यता और ऐतिहासिक प्रस्तुति के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया है। अगला है, Who is the president of Uganda whose 2026 re-election was discussed for the impact of African stability? तो युगांडा के राष्ट्रपति कौन है जिन्हें पुनः चुनाव की अफ्रीकी स्थिरता के प्रभाव पर चर्चा हुई? पॉल कामगे, विलियम रूटो, योवरी मुसेवेनी, अबी अहमद। तो यहाँ क्या हो जाएगा भैया? मुसेवेनी है, 1986 से सत्ता में, 7वीं बार लोकतंत्र समर्थक के लिए चिंता का विषय कि 7वीं बार चुनाव जीते हैं, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें अफ्रीका के ग्रेट लेक क्षेत्र में उनकी स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। तो भाई जीते हैं तो अब राष्ट्रपति तो बनाना ही पड़ेगा। तो ये रही आज आपकी क्लास, और उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। देखिए एक दिन का गैप हो गया तो इसमें आज हमने 23 क्वेश्चन रखे थे, इंपॉर्टेंट थे, इसीलिए आपसे डिस्कस किया गया। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप GK बाई ब्रजेश सर पे जुड़ जाएं, GK बाई ब्रजेश सर, ठीक है, GK बाई ब्रजेश सर, ठीक है। और साथ में भाई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आप इसको देखिए, और ऐसे ही मैं लगातार वीडियो लाता रहूँगा। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।